ऑडियो 3 पुस्तक बालकों के विकास में अभिभावकों का योगदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अशिक्षित और लकीर के फकीर रूढ़िवादियों को यह समझाना कठिन तो है कि प्रजनन की दर बढ़ाना हर दृष्टि से हर किसी के लिए हानिकारक है। जन्मदात्री महिला का स्वास्थ्य बिगड़ता है। जल्दी जल्दी प्रसव करने से उसकी जीवनी शक्ति चुक जाती है। समय से पूर्व बुढ़ापा आ घेरता है और आए दिन किसी न किसी बीमारी का शिकार रहना पड़ता है। जन्मे हुए बच्चे को वे पूरी मात्रा में दूध पिला सकने की स्थिति में भी नहीं रहती हैं। पशुओं का दूध पीने या जल्दी अन्न खाने लगने पर वे अपच के शिकार होते हैं। फलतः छोटी मोटी बीमारियां ही इन दुर्बलों को अपने टोकरे में समेट लेती हैं। जल्दी जल्दी बच्चे मरते रहने पर गर्भधारण भी जल्दी होता है। भ्रूण माता के शरीर से ही बनता है। जिनके शरीरों में अपना गुजारा ठीक से करने की क्षमता नहीं है, वे भी जल्दी जल्दी गर्भधारण करती रहें तो स्वयं तो दिन दिन कमजोर होंगी ही, साथ ही जन्मे बच्चे भी कमजोर रहेंगे। जीवनी शक्ति पर्याप्त मात्रा में न होने से उनका जीवन संग्राम में देर तक खड़े रह सकना संभव न होगा। फलतः वे जल्दी मरेंगे ही। बड़े नगरों में जहाँ स्त्री शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ की लड़कियां तो पढ़ने लिखने में लगी रहती हैं। इस संदर्भ में उनके विवाह भी देर से होते हैं। 20 वर्ष की आयु हो जाने के उपरांत यदि प्रजनन का भार पड़े तो उसे सहन भी किया जा सकता है और बच्चे भी इतने समर्थ हो सकते हैं कि अकाल मृत्यु का सामना कर सकें। पर देहातों में कन्या शिक्षा की व्यवस्था बड़ी आयु तक चलते रहने की सुविधा नहीं होती, इसलिए उन्हें घर पर खाली ही बैठना पड़ता है। माता के घरेलू कामकाज में हाथ बटाने के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं पाती। इसी दशा में पुरातन पंथी रूढ़िवादिता यही तकाजा करती है कि लड़की का विवाह करके उसे भार को सिर पर से उतारा जाए। प्रचलन भी उसी प्रकार का होता है। पड़ोसियों संबंधियों के यहाँ छोटी आयु में लड़कियों के विवाह होते रहते हैं। फलतः देखा देखी भी वैसा करने के लिए अभिभावकों का मन होता है। यदि वे थोड़ी शिथिलता बरतें तो मित्र संबंधी बाधित करते हैं कि लड़की सयानी होती जाती है, उसे कब तक घर में बैठाए रखोगे। यह ताने भी जल्दी विवाह के लिए उकसाते हैं। किन्हीं किन्हीं समुदाय में दूध मुही बालिकाओं तक के विवाह कर देने का रिवाज है। उनके लिए वर भी समान आयु के ही होते हैं। विवाह के उपरांत यौनाचार चल पड़ता है और किशोरावस्था में ही गर्भ धारण करने का, पिता बनने का सिलसिला चल पड़ता है। जिन माता पिताओं की आयु अभी किशोरावस्था की परिधि में ही चल रही है, जिनके अंग अवयव परिपुष्ट नहीं हो पाए, उनके द्वारा जन्म दिए गए बालक स्वभावतः अविकसित ही होंगे। उनका कद वजन सभी कम होगा। साथ ही वे जन्मजात ऐसी कमजोरियों को भी लिए हुए होंगे जिनके कारण उनके लिए देर तक स्वस्थ रहना एवं दीर्घजीवी बनना कठिन हो जाता है। बाल विवाह का प्रचलन जल्दी जल्दी अपरिपक्व बालकों को जन्मने का जानबूझकर किया गया अनर्थ है। उसके कारण जननी के ऊपर तो विपत्ति के पहाड़ टूट पड़ते ही हैं। जन्मे हुए बच्चे भी जीवन और मृत्यु के बीच अधर में लटके हुए होने की स्थिति में रहते हैं। ऐसों की अकाल मृत्यु यदि जन्मने के कुछ दिन बाद ही हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इसे दैवीय विपत्ति नहीं वरन जानबूझकर की गई बाल हत्या की तैयारी ही कहा जा सकता है। बच्चों के पौष्टिक आहार की, खेलने की, सुसंस्कारी प्रशिक्षण की, स्वच्छता की बढ़ी चढ़ी आवश्यकता रहती है। वे स्वयं तो यह प्रबंध कर नहीं सकते। अभिभावकों को ही यह सब साधन जुटाने पड़ते हैं। पर यदि वे गरीबी तथा नासमझी के कारण वैसा कुछ कर नहीं पाते, इस अभाव के प्रतिफल नवजात बालकों को भुगतने पड़ते हैं। समय से पहले ही अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इन दुखद परिस्थितियों में जन्म देने वाली महिलाओं को जहाँ संतान विछोह का दुख सहना पड़ता है, वहाँ वे अपना स्वास्थ्य, मनोबल, उत्साह, सौंदर्य आदि विशेषताओं को भी गंवाती जाती हैं। प्रसव काल भी एक बड़ा ऑपरेशन है। उसमें असावधानी होने पर न केवल नवजात बालक वरन उन्हें जन्म देने वाली माताएं भी अपने जीवन से हाथ धो बैठती हैं। शीर्षक: बच्चे का विकास और परिपोषण मां पर निर्भर। समाज व्यक्तियों के ऐसे समूह का नाम है जिनमें पारस्परिक समरसता, आत्मीयता का बोध हो। व्यक्तियों के निर्माण का प्राथमिक चरण परिवार रूपी पाठशाला में ही संपन्न होता है। इसके पहले तो व्यक्ति प्रकृति की इस पाठशाला में कुछ मूलभूत संस्कारों एवं प्रवृत्तियों के साथ उत्पन्न होता है। उन संस्कारों प्रवृत्तियों का विकास विस्तार परिवार से आरंभ होता है। परिवार में भी माँ ही शिशु के व्यक्तित्व की प्रथम निर्मात्री होती है। अतः समाज के लिए आवश्यक आधारभूत शक्ति, इकाई यानी व्यक्ति वस्तुतः माँ द्वारा ही समाज को दी जाने वाली भेंट है। माँ द्वारा बच्चे का सर्वांगीण पोषण होता है। यूँ बच्चों को मिलने वाला स्थूल आहार तो उस परिवार एवं समाज की स्थिति पर निर्भर होता है जिसका कि वह सदस्य है।
परिवार इकाइयों में विषमता की मात्रा किसी समाज के गठन पर निर्भर है। क्रूर पतनशील समाज में थोड़े से परिवारों में सुख सुविधा के ढेरों सरंजाम रहते हैं, जबकि शेष परिवार दयनीय विपन्नता से जर्जर रहते हैं। अतः किसी परिवार की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी तो उस परिवार के सदस्यों तथा जिस सामाजिक इकाई वह परिवार है उसके व्यवस्थापकों की रीति नीति पर निर्भर है। किंतु इसके अतिरिक्त निजी तौर पर माँ शिशु का मुख्यतः 3 प्रकार से पोषण करती है। पहला, देखभाल द्वारा व्यक्तित्व को संवारना। दूसरा, अपने स्वभाव की छाप डालना। तीसरा, अपने आचरण की छाप डालना। शिशु की दिनचर्या पूरी तरह माँ के हाथ में रहती है। कब सोना, कब जगना, दिन कैसे बिताना, शौच, स्नान, भोजन के किन नियमों का पालन करना, खेल में कैसे और कितना समय देना, स्कूल की तैयारी तथा घर पर पढ़ाई, बोलचाल, व्यवहार, शिष्टाचार आदि सभी के नियंत्रण सूत्र मुख्यतः माँ के हाथ में होते हैं। माँ ही शिशु की प्रथम शिक्षिका कही जाती है। मुंह हाथ पैर धोने, कपड़े किताबें खिलौने रखने, सहेजने या स्नान करने, उठने बैठने, लेटने, खड़े रहने आदि के नियम बच्चा माँ से ही सीखता है और आरंभ में इन सब बातों की जैसी सीख मिलती है उसके जीवन पर सबसे अधिक छाप पड़ती है। अतः अपनी देखभाल में एक सुंदर, सुयोग्य, श्रेष्ठ, स्वस्थ, संवेदनशील, शिष्ट एवं सज्जन नागरिक का निर्माण प्रथमतः माँ ही करती है। इसलिए सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुरुचि संपन्न माताएं ही किसी भी समाज की वस्तुतः सर्वोपरि शक्ति होती हैं। माताओं को मनोविज्ञान की जानकारी प्रदान करना प्रत्येक समाज का कर्तव्य है। यह सही है कि प्रत्येक माँ में बच्चे के मनोभावों को ताड़ने की अंतर्दृष्टि रहती है, पर यह कतई पर्याप्त नहीं। मनोवैज्ञानिक रीतियों का परिचय प्रत्येक माँ को होना ही चाहिए, भले ही उन्हें यह जानकारी औपचारिक शिक्षा द्वारा नहीं, अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा दी जाए, क्योंकि इसके बिना वे अपने निश्चल प्रगाढ़ वात्सल्य का अनुपम अनुदान शिशु को सही ढंग से नहीं दे पाती और इसीलिए शिशु को भी सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कोई भी माँ अपने बच्चे को तनिक भी कम प्यार नहीं करती, पर इस प्यार से बच्चा ठीक ठीक लाभान्वित हो, इसके लिए माँ की भावना पर्याप्त नहीं होती। उसे शिशु की देखरेख, साज संभाल, व्यक्तित्व निर्माण की कार्यविधियों का ज्ञान होना चाहिए। माँ द्वारा देखभाल की विधि से भी अधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता बच्चे पर प्रभाव डालती है वह होती है माँ का स्वभाव। माता के स्वभाव की बच्चे पर गहरी छाप पड़ती है। माँ का स्वभाव न सिर्फ उसके दूध के साथ ही बच्चे में घुलने मिलने लगता है, वरन गर्भावस्था में भी जननी के स्वभाव का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माँ की मानसिक भावनाएं एवं विचारणाएं गर्भस्थ शिशु पर सुनिश्चित छाप छोड़ती हैं। प्रसव उपरांत भी शिशु पर माँ के स्वभाव का सूक्ष्म असर पड़ता रहता है। सौम्य, मृदु, मधुर, श्रेष्ठ, शालीन, गंभीर, प्रसन्न, सहनशील, प्राणवान, प्रखर, जागरूक, तेजस्विनी माताएं बच्चे पर अनजाने ही वैसे ही श्रेष्ठ प्रभाव डालती रहती हैं, जबकि चिड़चिड़ी, क्रोधी, झगड़ालू, स्वार्थी, छलपूर्ण स्वभाव वाली माताओं के शिशु इन्हीं गुणों को अपनाते हैं। अतः माँ के स्वभाव का भावी नागरिक के व्यक्तित्व के निर्माण में विशेष हाथ होता है। माँ के रहन सहन आचरण का ही शिशु आरंभिक अनुकरण करता है और मानव शिशु मुख्यतः अनुकरण से ही सीखता है। माँ की संगति वह अनिवार्य संगति है जो प्रत्येक शिशु को करनी ही होती है। अतः शिशु के प्रत्येक क्रियाकलाप, रीति नीति, तौर तरीके पर माँ के आचरण की छाप अनिवार्य है। शिशु माँ के उपदेशों पर नहीं, क्रियाकलापों पर ही ध्यान रखता है। वह देखता है कि माँ क्या और कैसे करती है। माँ शिशु के लिए आकर्षण, जिज्ञासा एवं अनुकरण का आदि केंद्र है। उसे माँ की हर गतिविधि में गंभीर अर्थवेत्ताओं की अनुभूति होती है। शिशु माँ के आचरण को अत्यधिक बारीकी से देखता, गहराई से समझता और तीव्रता से सीखता है। उसके उठने बैठने, देखने, चलने फिरने और लेटने सोने का ढंग, हाव भाव, मुख मुद्रा, बोले जाने वाले शब्द एवं स्वर का उतार चढ़ाव, खाने पीने, भोजन चबाने आदि के ढंग, नहाने की विधि, कपड़ों की पसंद, घर द्वार, वस्तुओं की सफाई, रख रखाव व सजावट, सभी कुछ को बच्चे अपनी सूक्ष्म ग्रहण शक्ति के साथ सावधानी से देखते हुए आंकते और याद करते रहते हैं। यदि माँ स्वयं ठीक से न नहाती हो, यूं ही शरीर धूप पहुँच लेती हो और बच्चे को ठीक से नहाने का उपदेश देती रहे, तो बच्चे में ठीक से नहाने के प्रति चिढ़ पैदा हो जाएगी। यदि माँ बच्चे को सच बोलने का आदेश देती नहीं आगाती पर स्वयं बेहिचक झूठ बोलती है, तो बच्चा निश्चित ही झूठ बोलना सीखेगा। हाँ, साथ ही वह सत्य भाषण का उपदेश देना भी सीख सकता है। यदि माँ अश्लील शब्द बोलती, गालियाँ देती अथवा चीख कर बोलती है, तो बच्चे में भी ये आदतें विकसित होंगी। सिनेमा और नाच गाने की शौकीन माताएं अपने बच्चों को उससे चाहे जितना बचाना चाहें, बच्चे का बचपाना अति कठिन है।
खाने पीने का ढंग और खाने पीने की पसंद तो बच्चों में घर के अनुसार विकसित होती ही है। ऐसा नहीं कि बच्चे पर मात्र माँ का प्रभाव पड़ता है। पिता, भाई, बहन, मित्र, पास पड़ोस के बच्चे, बड़े, सभी के रहन सहन, तौर तरीके और व्यवहार बच्चों पर छाप डालते हैं। संपूर्ण वातावरण का शिशु पर प्रभाव पड़ना अवश्य संभावी है, किंतु इस वातावरण का प्रथम परिचय शिशु को माँ के माध्यम से ही होता है। वह सर्वप्रथम माँ को तथा उसके आसपास के क्षेत्र को ही देखता है। इसीलिए माँ की देखभाल, माँ का स्वभाव एवं माँ का आचरण, ये तीन ही शिशु के व्यक्तित्व निर्माण के प्राथमिक आधार बनते हैं। जो माताएं शिशु में अपने व्यक्तित्व के इन तीनों ही तत्वों का समुचित पोषण करती हैं, वे समाज को एक उत्कृष्ट नागरिक सौंपकर स्वयं धन्य होती और परिवार समाज को धन्य बनाती हैं। देखभाल द्वारा माँ बच्चे के स्थूल शरीर एवं स्थूल व्यक्तित्व को संवारने और पुष्ट करने में सहायक बनती है। अपने स्वभाव एवं आस्थाओं से प्रेरित आचरण के द्वारा वह उसके सूक्ष्म एवं कारण शरीरों पर प्रभाव छोड़ती हैं। बच्चे द्वारा दुनिया को देखने की दृष्टि क्या होगी, यानी उसका दृष्टिकोण क्या होगा, यह बहुत ही कुछ उसके आस्था जगत पर निर्भर है और उस क्षेत्र पर माँ के आचरण के मूल में सन्निहित आस्थाओं का मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। जबकि आदतों की प्राप्त विरासत बच्चे के जीवन में हर क्षण अपना रंग दिखलाती है। अपनी देखभाल द्वारा माता बच्चे के बहिरंग व्यक्तित्व का और अपने स्वभाव, विचार एवं आचरण द्वारा उसके अंतरंग व्यक्तित्व का निर्माण करती है। क्योंकि बच्चा माँ के आचरण की ऊपरी क्रियाएं ही नहीं देखता, वह उन क्रियाओं की प्रेरक आस्थाओं को भी ग्रहण करता है। झूठ बोलने वाली माँ के शब्द नहीं, झूठ बोलने की वृत्ति वह ग्रहण करता है। शब्द तो उसके अपने द्वारा सीखे हुए होते हैं, पर वह उनका झूठ के लिए प्रयोग करता है। इसी प्रकार साहस और शौर्य की वृत्ति सीखा हुआ बच्चा अवसर के अनुकूल उस वृत्ति का प्रदर्शन करता है। मदालसा के ब्रह्मज्ञानी पुत्रों अलर्क आदि ने उसके शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि आदि गीतों में अभिव्यक्त आस्था को आत्मसात किया, न कि बाह्य क्रिया मात्र को। अन्यथा वे भी बच्चे पैदा कर फिर उन्हें ऐसे ही गीत सुनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिशु जननी के आचरण से उनमें सन्निहित मूल आस्थाएं ही ग्रहण करता है और इस प्रकार माँ के आचरण का असर बच्चे के अंतःकरण क्षेत्र पर पड़ता है। इस प्रकार सुसंस्कृत जननी शिशु के शरीर, मन, विचार एवं भाव क्षेत्र को पुष्ट करती है और त्रिविधि पोषण द्वारा विकसित सुयोग्य नागरिक समाज को सौंपती है। समाज पर सुयोग्य माताओं का बहुत ऋण रहता है। प्रबुद्ध माताओं को अपनी यह भूमिका भली भांति समझ लेनी चाहिए और शिशु की देखभाल में जितनी सजगता वे आवश्यक समझती हैं, उतनी ही सजगता से स्वयं के आचरण एवं स्वभाव को, अपने विचार तथा भाव क्षेत्र को भी देखकर उसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए, ताकि उस श्रेष्ठता की छाप शिशु पर भी पड़े और समाज को एक श्रेष्ठ नागरिक प्राप्त हो।